इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक करना। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी चीज़ को ब्रेक करना, तोड़ना होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है जो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डीकम्पोज कर रहे हैं उसको, किसी इलेक्ट्रोलाइट को, उसकी एक्वस सॉल्यूशन लेके या उसकी मोल्टन स्टेट लेके, पिघली हुई स्टेट लेके उसको डीकम्पोज कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो वो फिनोमिना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl का गिवन है। NaCl ले लो सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दो कैथोड एनोड बना के, तो क्या हो जाएगा? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाएंगे। ये फिनोमिना इलेक्ट्रोलाइसिस है। और इसमें आप देखोगे प्रोडक्ट जो फाइनली बनेंगे वो अलग ही यहाँ देखो, जैसे कैथोड पे सोडियम बन जाएगा, एनोड पे क्लोरीन गैस बन जाएगी, आयंस भी क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्लोराइड आयन है नेगेटिव, यहाँ सोडियम इसका सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया हुआ है मोल्टन का, सोडियम आयन, और ये पॉजिटिव करो क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव पे जाएगा। क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव आयन किसकी तरफ साइड जाएगा? पॉजिटिव की तरफ, और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसे ही आपको पॉजिटिव आयन नेगेटिव कैथोड की तरफ जाएगा और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अपोजिट है, उसमें एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसका अपोजिट होता है इसमें। और उसमें दो बीकर लेने होते हैं, दो अलग अलग होते हैं, इसमें एक ही में होता है। ये डिफरेंस भी है। जो आपने गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है उसमें एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, ये इसका उल्टा है। दूसरी चीज़, इसमें एक ही बीकर में होती है, उसमें दो अलग अलग में यूज करने होते हैं, ठीक है। तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन है उससे होगा और क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। ये है प्राइमरी चेंज। ऐसे ही कैथोड पे क्या हुआ? सोडियम आयन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सोडियम मेटल बन गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्लोराइड रेडिकल बन के नया प्रोडक्ट बना लेंगे, इसको हम सेकेंडरी चेंज कहते हैं। प्राइमरी चेंज जस्ट इस पे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था, वो प्राइमरी चेंज था। और क्लोरीन, ये जो प्रोडक्ट आया प्राइमरी चेंज का, क्लोराइड रेडिकल, ये फर्दर किसी के साथ आगे रिएक्शन करके सेकेंडरी प्रोडक्ट बना लेता है, तो ये सेकेंडरी चेंज है। ओवरऑल क्या हुआ है यहाँ? सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस, कैथोड पे सोडियम बन गया और एनोड पे आपका क्लोरीन गैस बन गया। ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस था मोल्टन NaCl का। तो ये फिनोमिना इलेक्ट्रोलिसिस था। मैकेनिज्म क्या है? जब इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व करते हैं वाटर में तो ये डिसोशिएट हो जाता है। इट डिसोशिएट टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। जब इसको इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व किया जाता है वाटर में तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पॉजिटिव आयन क्या है? यहाँ आपका जो नेगेटिव आयन है वो मूव कर रहा है एनोड की तरफ और पॉजिटिव आयन आपका कैथोड की तरफ मूवमेंट करता है। तो ये चीज़ आपकी थी इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म। उसके बाद जो ये कैथोड या एनोड पे जाएंगे वहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो कन्वर्शन ऑफ आयन इनटू न्यूट्रल स्पीशीज इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। आयंस को न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएगी आयंस से, इसको हम प्राइमरी चेंज कहते हैं। ये हुआ था, यहाँ से न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, इसको हम प्राइमरी चेंज कहते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइमरी चेंज में अंडरगो ए सेकेंडरी चेंज।
वो एज इट भी रह सकते हैं, जैसे सोडियम एज इट रहेगा, लेकिन वो आगे भी रिएक्ट कर जाएंगे, तो वो फाइनल प्रोडक्ट बना के उसको हम सेकेंडरी चेंज कहते हैं। तो आयंस इंटू न्यूट्रल स्पीशीज प्राइमरी चेंज, वो अगर आगे भी रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो सेकेंडरी चेंज। व्हेनेवर कंपटीशन बिटवीन आयन, ये आपको आगे बता दिया जाएगा कि जब आयंस एक से ज़्यादा हो, कैथोड पे भी दो हों एनोड पे भी दो हों, तो कंपटीशन होगा उनमें से कौन सा न्यूट्रलाइज होगा। जब मैं ये कहूँ मान लीजिए कैथोड पे भी दो पॉजिटिव आयन है और इस पे भी दो नेगेटिव आयन है, तो कौन सा किसकी तरफ जाएगा। कौन सा किसकी तरफ जाएगा, तो वो कंपटीशन है, उसको हम उनकी डिस्चार्ज पोटेंशियल भी न्यूट्रलाइज कौन सा आसानी से होता है, तो लावर डिस्चार्ज पोटेंशियल जो जो आसानी से न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो उस पे जाके आसानी से गेट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमिना था। फिर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे दो लॉ दिए गए हैं, फैराडे ने दो लॉ दिए थे क्वांटिटी बताने के लिए, भाई कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे और कितना आपका अमाउंट है जो कैथोड या एनोड पे लिबरेट होने लग रहा है वो होगा, कितना एनोड या कैथोड पे अमाउंट लिबरेटेड होगा। तो ये बताए थे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं, फैराडे के लॉ हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। तो दो लॉ हैं फैराडे के। फर्स्ट लॉ, इट स्टेट दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जो एनोड या कैथोड पे जाने लग रहे थे, सोडियम किसी पे जाने लग रहा था, क्लोरीन किसी पे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। भाई हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है उतनी ही उसकी सब्सटेंस की अमाउंट डिपॉजिट होती जाएगी। सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा, वो कहते हैं ना जितना ज़्यादा गुड़ डालोगे उतनी ही मीठी होगी चीज़, तो वही चीज़ यहाँ है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन होता जाएगा, उतना ज़्यादा अमाउंट है लिबरेट होती जाएगी। तो W अगर मान लीजिए ग्राम ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड है, क्यों आपने इलेक्ट्रिसिटी जो पास करवाई है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते जाओगे उतनी ही अमाउंट है डिपॉजिट होती जाएगी। फिर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। कूलाम को आप करंट मल्टीप्लाई टाइम भी कहते हो, चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम होता है, तो W इज इक्वल टू ZIT। अगर मैं ये कह दूँ करंट 1 एम्पियर पास कराओ, टाइम 1 सेकेंड, यानी 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो W इज इक्वल टू Z। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दोगे तो 1 ग्राम जो जितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगी बस। तो या 1 एम्पियर करंट पास कराओ 1 सेकेंड के लिए, तो जो अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट होगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगी। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वे सेकंड लॉ में क्या है, ये जैसे दो होती है कनेक्शन, एक पैरेलल एक सीरीज, ये वाला सीरीज का होता है, ये वाला सीरीज का कनेक्शन है। दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट, दोनों आपने कनेक्ट कर दिए हैं बैटरी से पैरेलल इसमें सीरीज में। तो इट स्टेट दैट व्हेन सेम क्वांटिटी, दोनों के अंदर से सेम क्वांटिटी पास करवा दो, भाई इसमें भी मान लीजिए 10 कूलाम पास कराओ, इसमें से भी 10 कूलाम पास कराओ। इट स्टेट दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है, देन मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। अगर दोनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट बराबर है पास करवाई है, तो दोनों की जो भाई इस पे सिल्वर डिपॉजिट होगा, इस पे एक पे कॉपर होगा डिपॉजिट, तो वो दोनों प्रोपोर्शनल होंगे उनके मास के, इक्विवेलेंट मास के। तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। आपने इक्विवेलेंट वेट जैसे नॉर्मेलिटी जहाँ आई थी वहाँ इक्विवेलेंट निकालें, भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एसिड था तो डिवाइड कर दो आप
उसकी बेसिसिटी से, बेस है तो एसिडिटी से डिवाइड कर दो। अब ये मेटल है, इनका क्या करना है, इनका ये करना है जहाँ पे मान लीजिए सोडियम है, वो उसके जहाँ पे जैसे सोडियम है, सोडियम के 11 होते हैं 281, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो इसको इक्विवेलेंट वेट बनाने के लिए इसका मोलर वेट से 1 से डिवाइड कर दो। मैग्नीशियम है 282, मैग्नीशियम है तो इसको 2 से डिवाइड, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं उसमें 1 मोल में, तो वो उससे डिवाइड कर दो। जैसे सोडियम में एक ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 से डिवाइड कर दोगे इसके मोलिकुलर वेट को, तो इसके इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन वाला है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, बस ये इसके इक्विवेलेंट वेट के आ जाएंगे। तो क्या था सेकेंड ला, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। जैसे आपने नर्नस्ट इक्वेशन में सिल्वर पे तो पॉजिटिव 1 चार्ज देखा है, कॉपर पे +2 देखा है, तो जितना चार्ज है उससे डिवाइड कर दो। सिल्वर पे 1 होता है तो 1 से डिवाइड कर दो इसके मास को, कॉपर पे 2 होता है तो 2 से, एल्यूमिनियम पे 3 होता है तो 3 से, बस इतना ही है। मैग्नीशियम पे 2 होता है 2 से, जिंक पे 2 होता है 2 से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl का अपने मोल्टन NaCl का पढ़ा था, ये एक्वस का है। एक्वस में क्या आ जाएगा भाई, वाटर भी है, वाटर भी ब्रेक होगा भाई, वाटर ले रखा है तो उसको ब्रेक होने से कौन रोकेगा, हालांकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ये वीक है तो कम ब्रेक होगा, बस इतना है, लेकिन होगा दोनों। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी सोडियम, अब क्या है, ये आ गया वो कंपटीशन वाली बात, जब कैथोड और एनोड पे कैथोड पे भी 2 जाने वाले हैं, एनोड पे भी 2 जाने वाले हैं, तो पासिंग इलेक्ट्रिसिटी सोडियम एंड H आयन मूव टुवर्ड कैथोड वाइल क्लोराइड एंड OH माइनस आयन मूव टुवर्ड एनोड। जब ये कंपटीशन आ जाए तब हमने इनकी ये वैल्यू देखनी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल, या तो कह देंगे कि लावर डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसकी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसकी कम डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा, या रिडक्शन पोटेंशियल देख लो जिसकी हायर है, ये वैल्यू हायर है, देखना दोनों नेगेटिव हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल हायर किसकी है, 0.8 माइनस वाला बड़ा होता है, -2 छोटा होता है, -2 छोटा होता है, 0.8 वाला है वो बड़ा है। तो कैथोड पे भाई जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी है ना वो आसानी से डिस्चार्ज हो जाता है, भाई जिसकी ज़्यादा रिडक्शन वैल्यू है वो कैथोड पे ज़्यादा आ जाएगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है, इसकी वाटर वाले की, तो ये आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि -0.8 बड़ा होता है -2 से, तो जिसकी कैथोड पे तो वो होगा जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल है ज़्यादा हो, ये रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, 2 वर्ड हैं, एक तो डिस्चार्ज पोटेंशियल वो तो कम होनी चाहिए, वो हम यहाँ बताएंगे कैसे, तो हमारे पास इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू हैं, ऑक्सीडेशन वैल्यू हैं, तो वो देखेंगे। अगर रिडक्शन वैल्यू पोटेंशियल किसी की ज़्यादा है तो वो कैथोड पे, हिंदी में लिख लेना याद रखने के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसी की ज़्यादा है तो वो वाला डिस्चार्ज होगा, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसी की ज़्यादा है कैथोड पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा बस। एनोड पे वही बात कंपटीशन का यहाँ है, लेकिन एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, वही ऑक्सीडेशन जिसका ज़्यादा वैल्यू हो वो वाला गेट डिस्चार्ज। लेकिन देखो -1.3 -1.2 ज़्यादा डिफरेंट नहीं है भाई, -1.3 और -1.2 इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनकी कैसे देखेंगे। यहाँ एक्चुअली क्या होता है, वाटर के लिए थोड़ी ही इससे और ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको हम और वोल्टेज कहते हैं। वाटर नीड्स ग्रेटर वोल्टेज फॉर ऑक्सीडेशन टू O2 एज शोन हियर, इससे ज़्यादा वैल्यू ज़रूरत होती है उसकी, तो और ज़्यादा हो जाएगा ये, तो इनमें से फिर मतलब और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो डिस्चार्ज किसका हो जाएगा आसानी से, ये वाला। तो इस पे उस पे तो रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर हो कैथोड पे वो डिस्चार्ज, एनोड पे जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी
वो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। हालांकि आपको इसकी बड़ी दिख रही होगी, लेकिन एक फिनोमिना है ओवर वोल्टेज, बुक में पढ़ोगे आप कि वाटर नीड्स ग्रेटर वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज जो इतनी शोन है ना, इससे ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करता है एक्चुअली। तो इस कारण इसकी और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। मान लीजिए -1.4 -1.5, वो वैल्यू छोटी है भाई इससे, -1.3 से, तो इसका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कैथोड पे वो होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, एनोड पे जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, बस वो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। बाकी आपको फाइनली याद ही करनी ही। एक और रहता है, और इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक है, वो कल हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी ये यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी। एक्वस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट वाला बड़ा आसान है, कॉपर करोगे, वाटर करोगे, H+OH- आयन में कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का हो या सिल्वर नाइट्रेट का हो, उनको ब्रेक करके रिएक्शन ये तो दिखा देना, लेकिन कैथोड पे सिर्फ ये दिखा देना कॉपर का ही काम है, एनोड पे इसका अपोजिट। ऐसे ही सिल्वर वाले में सिल्वर, यहाँ सिल्वर, यहाँ सिल्वर, बस कुछ नहीं करना आपको। और क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है ना इसका कॉपर सल्फेट वाले का। तो क्या करो भाई, कॉपर सल्फेट को डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये वाली दिखाओगे, फिर ये वाली दिखाओगे, और फिर आप कैथोड और एनोड पे दिखाओगे। तो कैथोड पे ये दिखा देना कि कॉपर है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, सॉलिड बन गया है। एनोड पे कॉपर सॉलिड है क्योंकि इसमें यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड है, दोनों ही साइड कॉपर इलेक्ट्रोड है, दोनों ही कॉपर वाले पे रिएक्शन होती रहेगी। बस ये आपका वहाँ से सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन होगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसको कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होता रहेगा। बस ये चीज़ है। ऐसे ही सिल्वर वाले में सिल्वर डिपॉजिट होता रहता है। तो कैथोड पे वो होगा जिसकी हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल, हाई रिडक्शन पोटेंशियल है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाएगा। एनोड पे ये माइंड में कर लेना, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला। बाकी आपको ये प्रोडक्ट एज इट याद करनी कि कॉपर सल्फेट, कॉपर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, क्योंकि वहाँ आपको वैल्यू थोड़ी याद रहेंगी, ये वैल्यू आपको याद नहीं रहेंगी वहाँ कि -1.36 है, -1.23 है, या ये -2.7। तो एज इट आपको ये इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट एज इट याद करने। ओके।